हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज से हम लोग जेपीएससी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें से कि 15 क्वेश्चन आने वाला है। और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, और तीनों से जो है 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को देख तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके मुख्य स्रोत कितने हैं? 4 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, और इसका जो है लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद कितने हैं? तो वेद जो है 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो इसे क्रम में आप एक बार देख लो। पहला जो है सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सामवेद और सबसे लास्ट का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद की रचना जो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में इसकी रचना की गई है। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? इसके पाठ्यकर्ता को जो है होतृ कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और कुछ जो इसमें नहीं दिया गया है तो ये है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इसके तीसरे मंडल में दिया गया है। और गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में 9वां मंडल जो है उसमें क्या दिया गया है? तो उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके जो है 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको क्या कहा गया है? तो उन्हें खिल कहा गया है। ठीक है, वामना अवतार के 3 पदों नहीं होगा, पगों होगा। ठीक है, 3 पग के बारे में दिया गया है। 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। तो 3 पग जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? तो इसमें जो है स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय का अनुपालन का नियम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? तो मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन का नियम दिया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा भेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। भेद नहीं होगा, वेद होगा। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, तो ये कौन सा वेद था? ये हमारा दूसरा वेद है। यजुर्वेद जो है वो दूसरे नंबर का वेद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामवेद। तो सामवेद में क्या है? सामवेद इसमें गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसमें किस तरह की ऋचाएं हैं? तो गाए जा सकने वाले, जिसको कि गाया जा सकता है, उन ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को उद्रातु कहते हैं। उद्रातु इसके पाठ्यकर्ता को कहते हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। और ये तीसरे नंबर का वेद है। ठीक है,
और लास्ट और आखिरी वेद कौन सा है? तो लास्ट जो वेद जो है वो अथर्ववेद है, ये अंतिम वेद है। ठीक है, अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। पहला सबसे प्राचीन और सबसे अंत का वेद जो है हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे आप देख लेना। और यह वेद जो है यह किसके द्वारा रचित है? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया है। इसकी रचना किसने की है? तो अथर्वा ऋषि ने की है। ठीक है, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? तो वेदांगों की रचना की गई है वेदों को समझने के लिए। ठीक है, और वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 वो जो हैं वो वेदांग हैं, जिनकी रचना क्यों की गई है? तो वेदों को समझने के लिए की गई है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, पुराणों में मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो लोमहर्ष। लोमहर्ष को पुराणों के रचयिता माना गया है। ठीक है, लोमहर्ष जो हैं वो पुराणों के रचयिता हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को इसके रचयिता माना गया है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो 18 है। 18 संख्या है, और जिनमें से केवल 5 ही जो है महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, इसलिए ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। तो मत्स्य जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मत्स्य जो है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, और इसमें और एक चीज देख लेते हैं। मत्स्य पुराण के जो वंशज जो है, संबंधित वंश कौन सा है? तो इससे संबंधित वंश है आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन ये जो है मत्स्य पुराण से संबंधित हैं, और इसमें उनका दिया गया है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य समाज से संबंधित है। मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण से कौन संबंधित है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है वो वायु पुराण से संबंधित है। ठीक है, स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें कहा गया है? तो मैत्रिणी संहिता। मैत्रिणी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है? तो जिसमें जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया गया है? तो मैत्रिणी संहिता में। और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में जो है क्या कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, और मैत्री संहिता में गिरी हुई स्थिति कहा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ कौन किसे माना गया है? तो मनु स्मृति जो है इसे सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना गया है। और यह कब का था? तो शुंग काल
का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल कब आता है? तो मौर्य काल के बाद जो है शुंग काल आता है। शुंग काल कब से कब तक रहता है? तो 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 112 वर्ष तक शुंग काल रहता है। ठीक है। और शुंग काल की स्थापना किसने की थी? तो पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग जो था वो मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे वृद्धरथ, उसका सेनापति था। ठीक है, उसका सेनापति था और उसकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग जो है वो सम्राट बन जाता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति में किस युग का पता चलता है? तो गुप्त युग की विषय की जानकारी मिलती है। पहले जो था मनुस्मृति, मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन था शुंग वंश से संबंधित था और ये किससे है? तो गुप्त युग से। ठीक है, गुप्त युग को स्वर्ण युग भी कहा गया है। स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त युग को। ठीक है, स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त वंश को। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी, जिसे पुनः स्थापित कौन करता है? तो गुप्त वंश जो है उन्हें पुनः स्थापित करता है। ठीक है। जातक कथाओं में बुध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो बुध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णन किया गया है? तो जातक कथाओं में बुध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु जो है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कथा वस्तु में किसका वर्णन किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो आगम कहा गया है। आगम किसे कहा गया है? जैन साहित्य को कहा गया है। ठीक है। और महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले तीर्थकर थे। ठीक है। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। और लास्ट और अंतिम तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी जो हैं वे हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से जो है हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र है जिसमें कि क्या दिया गया है? तो महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो भगवती सूत्र में दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। चाणक्य को जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा गया है। ठीक है, चाणक्य का और क्या नाम है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों जो हैं चाणक्य के नाम है। ठीक है, चाणक्य जो हैं उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। और किस वंश का नाश किया था? तो नंद वंश का। नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है। और अर्थशास्त्र में से क्या मिलता है हमें? अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा रचित है उसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। सांस्कृतिक इतिहास में जो ऐतिहासिक घटनाएं जो थी संस्कृत में क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कलहन के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य में कलहन ने
सबसे पहले लिखा था, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया था। और इनकी जो किताब है क्या है, तो रजत रंगिनी। रजत रंगिनी जो है इनकी किताब है, और जिसका संबंध किससे है, तो जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर का इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो रजत रंगिनी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है, चचनामा में सुरक्षित है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, अली अहमद। अली अहमद जो हैं चचनामा के लेखक हैं, ठीक है। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। पाणिनि किसके लेखक हैं, अष्टध्यायी के लेखक हैं, ठीक है। और इसे जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये जो अष्टध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। प्रथम पुस्तक है अष्टध्यायी। और इससे क्या किस की जानकारी मिलती है, तो इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्टध्यायी से, ठीक है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो कात्यायन की का कौन सा है, तो गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की रचना की है कात्यायन, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया है, तो ये क्या है गार्गी संहिता, ये तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है गार्गी संहिता में, और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, तो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्पमित्र शुंग जिसने कि शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि महाभाष्य की रचना की है, जिससे क्या पता चलता है, तो शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्री जो आए हुए थे उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास के बारे में हम उनसे क्या क्या जानते हैं, अब उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें पहले हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक जो थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है वो टेसियस है। जो इम्पोर्टेंट लेखक जो हैं सिर्फ उनको ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो उनसे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो टेसियस है, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था, तो ये ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। और इसने भारत के संबंध में इसका विवरण जो था वो आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था, जिसके कारण ये अविश्वसनीय है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी कहानी लिखी हुई थी जिसे कि विश्वास जिस पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, ठीक है। और इसकी पुस्तक क्या थी, तो हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है हेरोडोटस की। और इसमें भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। भारत और फारस के बीच जो संबंध था उसका वर्णन किया गया है। तो हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक क्या थी, तो हिस्टोरिका। और इसमें भारत और फारस के बीच जो संबंध था उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और इसकी पुस्तक क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो उनकी पुस्तक इंडिका में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो मौर्य युग के जो समाज एवं संस्कृति जो थी उनके विषय के बारे में लिखा गया है। अब देखते हैं टॉलमी जो है इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी क्या लिखा है, तो इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। और इन्होंने ये कब आए थे, तो दूसरी शताब्दी में भारत आए थे, ठीक है। पिलनी जो है इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। और
इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में दिया गया है। तो नेचुरल हिस्ट्री में क्या दिया गया है, नाम से ही पता चलता है कि नेचर के बारे में ही दिया गया होगा। तो पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक जो है वो फाहियान जो है एक चीनी लेखक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, फाहियान जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके दरबार में आया था। फाहियान कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को संस्कृत में विक्रमादित्य कहा गया है। विक्रमादित्य कहा गया है, इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने शासन कब से कब तक किया था, तो 375 से 414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 414 ईस्वी तक, 375 से 414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही उनके दरबार में ही 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हेनसोंग। हेनसोंग इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। हेनसोंग का जो भ्रमण वृत्तांत है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का वर्णन मिलता है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है। और ये हेनसोंग जो हैं वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं। हर्षवर्धन जो है उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं। क्या क्या लिखा है, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों जो हैं 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने लिखा है। और एक हर्षचरित्र हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। हर्षचरित्र किसने लिखा है, तो वान भट्ट जो है उन्होंने हर्षचरित्र की रचना की है, वान भट्ट। ठीक है, और एक बात, हेनसोंग के समय वहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वे कौन थे, तो शीलभद्र जो थे वे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, कुलपति आचार्य थे। और हेनसोंग जब अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय पे शीलभद्र थे। ठीक है, और इत्सिंग इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इत्सिंग जो है उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में, उस समय में जो भारत की स्थिति रही थी उनका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, और वहाँ जो किताबें थी वो इतनी ज़्यादा किताबें थी कि 3 महीने तक जलती रहीं। ठीक है, और पाल राजा धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना की थी, किसने की थी, तो पाल राजा धर्मपाल ने की थी। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, अरबी लेखक, तो अरबी लेखक कौन थे, तो अरबी लेखक जो है अल बरूनी जो है वो अरबी लेखक थे।
अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। किताब उल हिंद उन्होंने लिखी थी, जिसे कि तहकीक हिंद भी कहा गया है, और इन्हें भारत की खोज भी कहा गया है, ठीक है। और ये जो थे ये आए हुए थे मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ आए थे, भारत आए थे। और महमूद गजनवी जो हैं वे शासक थे, अफ़गानी शासक थे। महमूद गजनवी कहाँ के शासक थे? तो अफ़गानी शासक थे, ठीक है। और ये 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक जो है 17 बार जो ये महमूद गजनवी जो है 17 बार आक्रमण किया। और इसके आक्रमण में एक सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, उसमें काफ़ी लूटपाट मचाया था। और 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। तो अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है, इसमें जो है राजपूत कालीन समाज के रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर जो है वर्णन, सुंदर प्रकाश डाला गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता, ये भी जो है अरबी लेखक हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत जो है, जिसे रिहला कहा गया है। क्या कहा गया है? तो रिहला कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद जो हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक है। कुछ अन्य लेखक के बारे में भी देख लेते हैं। तो इनमें है तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था, ठीक है, जिसने कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और इसमें उन्होंने किसका विवरण किया है? तो भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं मार्को पोलो, यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो हम लोग आखिरी स्रोत देखते हैं, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ठीक है। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे कि एशिया माइनर भी कहा गया है, ठीक है, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, ये शास्त्रीय नहीं होगा, नास्त्य होगा, नाशत्य, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मोबाइल में टाइप करते हैं और वहाँ पे कुछ और ही चेंज हो जाता है लिखने के बाद, फिर ध्यान नहीं देने की वजह से रॉन्ग वर्ड आ जाता है, इसलिए। तो नासत्य को अश्विन यानी कि अश्विनी कुमार, ठीक है, के नाम मिलते हैं। तो उनका जो अभिलेख है 1400 ईस्वी पूर्व जो अभिलेख मिला था बोगाज कोई, जिसे कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, उसमें वैदिक देवता थे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं, ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के विषनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण किससे मिलता है? तो होलियोडोरस से मिलता है, ठीक है। के विषनगर गरुड़ स्तंभ लेख, होलियोडोरस के विषनगर में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किसमें किया गया है? कौन से अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का
जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर है उदयगिरी, उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। ये जो उदयगिरी जो पहाड़ी है उसकी गुफा से शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसे कि हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो कलिंग के जो राजा थे कलिंग राज खारवेल, कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। और यह लेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख, ठीक है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी किसमें मिलती है, तो सोहगौरा अभिलेख में मिलती है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सोहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, सोहगौरा नामक स्थान है। इसके वजह से इसे सोहगौरा अभिलेख कहा गया है। उस स्थान का नाम है सोहगौरा, सोहगौरा, ठीक है। और ये किस लिपि में लिखी गई है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा है। सोहगौरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और प्राकृत भाषा में, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हुन आक्रमण हैं उनकी जानकारी किससे मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का पहला विवरण लिखित साक्ष्य किससे मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और शासक उस टाइम पे कौन थे, तो शासक जो हैं भानुगुप्त थे, ठीक है, उस टाइम में शासक थे। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर की जो श्रेणी थी उनकी जानकारी किससे मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख जो है भारत के मध्य प्रदेश में एक शहर है, ठीक है। मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश में है मंदसौर शहर, जिसका प्राचीन नाम क्या है, तो दसपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, दसपुर था। वहाँ पे स्थित एक शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में लिखा गया है, मंदसौर में जो अभिलेख मिला है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और लिपि क्या है, तो गुप्त लिपि में लिखी गई है, ठीक है। कश्मीरी नवपाषाण पूरा स्थल ब्रिज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, ठीक है। गर्तावास क्या है, तो ये जो है गड्ढे में घर होता है, गड्ढे में घर है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसका साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है, तो कश्मीर में, कश्मीर का पूरा स्थल है वहाँ पे मिला है। बुर्ज होम से मिला है नवपाषाण काल में। किस काल में मिला है, तो नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से मिला है, तो कश्मीरी मतलब कश्मीर से मिला है। और कश्मीर में ये है पूरा स्थल ब्रिज होम पूरा स्थल जो है कहाँ है, कश्मीर में है। और कब मिला है, तो नवपाषाण काल में मिला है। और ये गर्तावास का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ब्रुज होम से मिला है, ठीक है। और इससे गर्तावास किसे कहा गया है, ये भी आप जान गए कि गड्ढे में घर बना के रहते थे जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के जो होते थे उन्हें क्या, कौन सा सिक्का कहा जाता था? तो आहत सिक्का कहा जाता था। क्योंकि आहत सिक्का क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे जो है पीट करके उसे बनाया जाता था, इसलिए उसे आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है। और इसको साहित्य में क्या कहा गया है? तो आहत सिक्के को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। साहित्य में इसे कांसार्पण कहा गया है आहत सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखा था? तो यवन शासक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो थे उनकी जो वीणा, उनकी जो सिक्का जो उनका मिला है उसमें वे वीणा बजाते हुए बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु कहाँ है? तो पुदुचेरी के निकट, पुदुचेरी के निकट है अरिकमेडु, वहाँ से मिला है। ठीक है। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख और शासक देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट अभिलेख है और शासक हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके शासक कौन है? तो कलिंगराज खारवेल। ये छूट गया था इसलिए मैं सोची थी इसे भी कंप्लीट करा दूं, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि एग्ज़ाम 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा। तो अगर 10 नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जिसके शासक हैं कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख जिसके शासक कौन है? तो रुद्रदामन है। और नासिक अभिलेख के शासक कौन है? तो गौतम बल श्री हैं। और एहोल अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? तो समुद्रगुप्त हैं। पांचवा है एहोल अभिलेख। तो इसके शासक कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय हैं। एहोल अभिलेख के शासक जो हैं वो पुलकेशिन द्वितीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर आपने ऊपर पढ़ा है, मंदसौर अभिलेख, और जिसके शासक कौन है? मालवा नरेश हैं यशोवर्मन हैं। मालवा नरेश हैं यशोवर्मन। ठीक है। 7वां है ग्वालियर अभिलेख है, जिसके शासक कौन है? तो प्रतिहार नरेश भोज हैं। नरेश भोज जो हैं ये ग्वालियर अभिलेख के शासक हैं। 8वां नंबर में है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, और इसके शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त जो हैं इनके शासक हैं। ठीक है। और एक लास्ट देख लेते हैं देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है।
और इसके शासक कौन हैं? बंगाल शासक हैं विजय सेन। विजय सेन जो कि बंगाल के शासक हैं। ये सारे अभिलेख जो इम्पोर्टेंट थे तो ये छूट गए थे उसमें, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।